Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following can be judicially reviewed? Judicially review किसको किया जा सकता है इनमें से? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को किया जा सकता है, लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट को भी रिव्यू किया जा सकता है, लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इसको भी रिव्यू किया जा सकता है. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Which constitutional amendment empowered the president to specify the socially and educationally backward classes in relation to a state or union territory? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया कि वो स्पेसिफाई करे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को? तो ये है आर्टिकल अमेंडमेंट 102. ओके, और ये हुआ कब था? 2018 में. Which of the following was not the member of Fazl Ali Commission formed in December 1953? फजल अली कमीशन 1953 में फॉर्म हुआ था और ये फजल अली जी की अध्यक्षता में फॉर्म हुआ था. और इसके मेंबर कौन नहीं थे? ये वल्लभ भाई पटेल इसके मेंबर नहीं थे. बाकी फजल अली, केम्पनिकर एंड एच एन कुंजरू इसके मेंबर थे. ओके, एच एन कुंजरू इसके मेंबर थे. Who was elected as the permanent chairman of Constituent Assembly? Constituent Assembly के परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, आंसर इज बी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेम्परली चेयर की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के. ये पहले थे. फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे. फिर उसके बाद 9 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये थे. फिर उसके बाद 11 दिसंबर से जो मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट चेयरमैन के रूप में आए थे. आफ्टर रिटायरमेंट ए हाई कोर्ट जज क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है? तो आफ्टर रिटायरमेंट हाई कोर्ट जज कैन प्लीड इन एनी अदर हाई कोर्ट. अदर हाई कोर्ट में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, लेकिन उस अपने से लोअर हाई कोर्ट में जिसने उसमें काम किया था उससे लोअर हाई कोर्ट में या उसी हाई कोर्ट में वो काम नहीं कर सकता है. ओके. All responsibility regarding election in India are entrusted in which of the following authorities? तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन की इंडिया में किसकी होती है? तो ये होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की. ओके, आंसर इज डी. Which of the following is not one of the official language mentioned in 8th schedule? 8th schedule में जो लैंग्वेजेस दी गई हैं इनमें से कौन सी नहीं है? तो 8th शेड्यूल में ओरिजिनली तो 14 थी, बाद में अमेंडमेंट करके 22 की गई हैं. और इनमें से कौन सी नहीं है? ये पर्शियन लैंग्वेज जो है ये 8th शेड्यूल में नहीं है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेट इन राज्यसभा इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रिप्रेजेंटेशन किसी भी स्टेट से राज्यसभा में किसके अकॉर्डिंग होता है? तो ये होता है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग राज्यसभा में उस सीट होगी उस स्टेट की. ओके, और राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 होती है. ओके, और आर्टिकल 80 में ये सब दिया हुआ है. Which of the following methods was used for the election of members of Constituent Assembly? तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्शन के लिए? तो ये यूज़ किया जाता है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज. आंसर इज ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सा इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? देखिए, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. यूपीएससी भी दिया है, फाइनेंस कमीशन भी दिया है 280 में. तो नीति आयोग नहीं है. आंसर इज सी. नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है. इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी
2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका एम था टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.